गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट जो या फिर लेक्चर नंबर जो थर्ड है उसको डिस्कस करेंगे और ज्योग्राफी का है कि नहीं। और उसमें जो यूनिवर्स है उसका पार्ट 2 होगा। तो आप लोग ये याद रखिएगा, यहाँ लेक्चर नंबर जो थर्ड है वो आज डिस्कस किया जाएगा। कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत जाना था यूनिवर्स के बारे में कि किस तरीके से यूनिवर्स में चीजें जो है समांतर तरीके से चलती हैं। समांतर, ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से किस तरीके से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ उसको हमने देखा था, है ना, कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ भाई। उसमें हमने बहुत सारी चीजों को एक तरीके से जाना था और समझा था। आज उसको थोड़ा सा आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। थोड़ा सा कल हम लोगों ने स्टार के बारे में डिस्कस करा था, स्टार्स, ठीक है। तो आज हम लोग सन के बारे में भी डिस्कस करेंगे और प्लैनेट के बारे में भी कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक पार्ट है कि नहीं। तो यूनिवर्स क्या होता है, जब बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एक तरीके से कंबाइंड होते तो यूनिवर्स बनता है कि नहीं। तो ये बात, और मिलियन और बिलियंस ऑफ स्टार कंबाइंड होते थे गैलेक्सी बनता है। तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट को कल बहुत शानदार तरीके से देखा था। आज यूनिवर्स के लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे आगे नेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो कल थोड़ा सा हमने देखा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार हमने देखा था कि एक स्टार का जन्म जो होता है वो किस तरीके से होता है, उसका लाइफ साइकिल कैसे होता है। तो हमने देखा था एक स्टेलर निब्यूला होता है, वहां एक विस्फोट होता है, उसके बाद एक वहां से एक एवरेज स्टार जन्म लेता है या फिर एक मैसिव स्टार जन्म लेता है। अगर मान लो कि एवरेज स्टार रहेगा तो वो रेड जायंट में कन्वर्ट होगा, फिर प्लैनेटरी निब्यूला में, फिर उसके बाद व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरी तरफ से मैसिव स्टार जो होता है रेड सुपर जायंट या सुपरनोवा, उसके बाद ब्लैक होल या फिर न्यूट्रॉन जो स्टार है उसमें एक तरीके से कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये पूरा लाइफ साइकिल है कि किस तरीके से स्टार्स जो होते हैं वो इवॉल्व होते हैं। तो इनका नाम पता होना बहुत जरूरी है कि कभी भी जो स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है वो एक्सप्लोजन से हो रहा है कि नहीं, एक्सप्लोजन से हो रहा है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा थोड़ा सा। तो कल हमने भी इसको डिस्कस करा था शानदार तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता हो गया होगा, है कि नहीं। अब आज के क्लास में देखेंगे हम लोग आगे। अब आज अगर सबसे पहले देखा जाए तो हम लोग ब्लैक होल के बारे में और चंद्रशेखर लिमिट के बारे में देखेंगे कि चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है और ब्लैक होल क्या होता है, ठीक है। चंद्रशेखर जो लिमिट या फिर ब्लैक होल किस तरीके से जो है वो हम लोग बोलते हैं कब, या उसके कॉन्सेप्ट को। द रिनोन्ड इंडियन फिजिसिस्ट, ठीक है, चंद्रशेखर, एक फिजिसिस्ट रहते हैं वो चंद्रशेखर, उन्होंने प्रेडिक्ट करा है कि अपर लिमिट जो है, अपर लिमिट मतलब सबसे जो ज्यादा, मतलब जिसका मास हो, मतलब हाईली इतना होगा, अपर लिमिट ऑफ द मास ऑफ द स्टार, कि स्टार का जो मास है, मास मतलब एक तरीके से वेट जो है वो एक तरीके से विच इज कॉल्ड एज चंद्रशेखर लिमिट। उन्होंने प्रेडिक्ट ये करा था कि अपर लिमिट जो होगा, अपर लिमिट क्या मैंने बोला फिर से सुनिए, अपर लिमिट ऑफ द मास ऑफ द स्टार, ठीक है, मास ऑफ द स्टार। तो इसके बारे में जो बताया गया है, ठीक है, वो किसके द्वारा बताया गया, चंद्रशेखर के द्वारा। और इसी को जो है वो चंद्रशेखर लिमिट जो है वो बोला गया, क्योंकि उनके द्वारा बोला गया था, उन्होंने एक लिमिट तय करा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वहां पर देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने बोला था इट इज 1.44 टाइम्स द मास ऑफ द सन, कि जितना भी सन का जो मास है उसका 1.44 टाइम्स जो होगा वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, ठीक है। अगर देखा जाए अबव द अपर लिमिट, अब यहाँ बोला गया, एक तो बोला गया सन का जितना मास है उसका 1.44 टाइम्स स्टार का रहता है, ठीक है। वैसे सन भी एज अ स्टार है, लेकिन और सारे स्टार्स के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अबव द अपर लिमिट द टू कंडीशन आर पॉसिबल, कि जो अपर लिमिट होगा उसके दो कंडीशन होंगे। पहला, एक्सप्लोजन ऑफ द स्टार टू फॉर्म अ न्यूट्रॉन स्टार, कि अगर जो होगा वो एक न्यूट्रॉन स्टार है। न्यूट्रॉन स्टार हमने अभी देखा कि एक तरीके से कहां से जनरेट होता है न्यूट्रॉन स्टार, अभी हमने देखा ना, अभी आपको मैंने अभी बताया था यहाँ पर न्यूट्रॉन स्टार के बारे में थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन स्टार कहाँ पर है, यहाँ पर। इसका मतलब जो मैसिव स्टार जनरेट होता है वो न्यूट्रॉन स्टार तक जाता है, ठीक है। तो ये बात है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन। दूसरा बोला क्या, कोलैप्स एंड कॉम्पैक्ट, मतलब कोलैप्स कर गया या कॉम्पैक्ट कर गया, ठीक है, ऑफ द स्टार टू फॉर्म अ ब्लैक होल।
तो ब्लैक होल कब एक तरीके से जनरेट होता है, उनका ये बोलना है कि जब स्टार जो है वो कोलैप्स कर रहा है या कंपैक्शन हो रहा है, कॉम्पैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है, तो हम लोग एक तरीके से बोलेंगे ब्लैक होल का जनरेशन। द ब्लैक होल आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कोलैप्स एंड द कंप्रेशन या फिर कंपैक्शन, कंपैक्ट हो रहा है ना, कंपैक्शन ऑफ द ग्रेविटी एट द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार। हमने देखा ना जब एंड ऑफ द लाइफ साइकिल, जब स्टार का लाइफ साइकिल एंड हो रहा है तो वहां पर या तो कोलैप्स की वजह से या फिर कंपैक्शन की वजह से जो हो रहा है वो ब्लैक होल जनरेट होता है। ठीक है, तो याद रखना कि ब्लैक होल जो रहता है वो एक तरीके से कब जनरेट होता है भाई, बाय एंड ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार, एंड ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार, साइकिल ऑफ द स्टार्स। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? तो ये हमें समझ में आ गया चंद्रशेखर लिमिट और कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल के बारे में। ठीक है, यहां पर देखिए फिर आगे नेक्स्ट अगर देखा जाए थोड़ा सा आगे क्या है भाई, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइट ईयर, अब इट इज द डिस्टेंस दैट अ लाइट कैन ट्रैवल। लाइट ईयर में क्या बोलते हैं कि लाइट भाई कैसे ट्रैवल करता है एक साल में, तो द डिस्टेंस दैट द लाइट कैन ट्रैवल इन 1 ईयर इट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट कितना है भाई 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, क्या होगा 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। क्या बोला गया कि लाइट ईयर क्या होता है, इट इज अ डिस्टेंस दैट लाइट कैन ट्रैवल इन 1 ईयर, कि लाइट जो ट्रैवल होता है एक साल में। ठीक है, जो भी लाइट जो होता है वो ट्रैवल करता है एक साल में। इट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। क्लियर? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको हम लोग AU से भी जानते हैं। ठीक है, इट इज द एवरेज, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, एक एवरेज डिस्टेंस बताता है। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, कि एवरेज डिस्टेंस कितना है भाई सन और अर्थ के बीच में, तो सन और अर्थ के बीच में है 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर याद रखना है थोड़ा सा, क्या बोला गया, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है 150 मिलियन क्या होगा किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर, तो ये क्या है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ। क्लियर? पार्सेक, पार्सेक में इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द स्टार। क्या बोला गया भाई, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द स्टार। अर्थ और स्टार के बीच में जो डिस्टेंस मापता है वो कौन है, पार्सेक। जो अगर बोला जाए कि लाइट कितना ट्रैवल कर रहा है एक साल में, ठीक है, उसको मापते हैं लाइट ईयर से हम लोग। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए कि एक साल में लाइट कितना ट्रैवल करता है वो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12। यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो कि डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच में मेजर कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि अर्थ और स्टार के बीच में जो डिस्टेंस मेजर कर रहा है वो कौन है, पार्सेक। और यहाँ पर दैट हैज अ पैरालैक्स ऑफ 1 आर्क सेकेंड, जो कि 1 आर्क सेकेंड से पैरालैक्स है, एंड द एक्चुअल लेंथ इज अबाउट इतना लाइट ईयर, 3.262 लाइट ईयर जो है वो एक तरीके से एक्चुअल लेंथ है इन दोनों के बीच में, मतलब डिस्टेंस जो है। ठीक है, तो ये बात है, जरूर याद रखिएगा थोड़ा सा, ये तीनों जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप समझकर चल सकते हैं। ठीक, अब देखिए आगे नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर देखा जाए सोलर सिस्टम के बारे में, तो द सोलर सिस्टम कंप्राइजेस द सन, 8 planets and their satellites and the other non-stellar object which believed to have developed from the condensation of the gases and the other lesser bodies। क्या बोला गया यहाँ पर देखो, द सोलर सिस्टम कंप्राइजेस द सन। ठीक है, सोलर सिस्टम क्या कंप्राइज कर रहा है, सन, 8 planets and their satellites, 8 planet और उसके satellites and the other stellar object which believed to be developed from the condensation of gases, जो कि किससे हुआ होगा भाई, कंडेंसेशन ऑफ गैसेस की वजह से। आप कंडेंसेशन ऑफ गैसेस देखते हैं ना कि गैसेस जब एक तरीके से ऊपर जाता है वो कंडेंस होता है, तो कंडेंसेशन
ये बिलीव किया जा रहा है कि सोलर सिस्टम जो होता है उसमें जितने भी प्लैनेट है, उसको सैटेलाइट है और अदर जो स्टेलर ऑब्जेक्ट है जो कि डेवलप हुआ होगा फ्रॉम कंडेंसेशन ऑफ गैसेस। तो याद रखिएगा, कोई भी बोलेगा आपको कि स्टार्स का फॉर्मेशन एक्सप्लोजन से, लेकिन जो प्लैनेट या सन या सैटेलाइट का जो एक तरीके से डेवलपमेंट हुआ है वो कंडेंसेशन ऑफ गैसेस की वजह से हुआ है या फिर लेसर बॉडीज की वजह से हुआ है। ठीक है, हैव डेवलप्ड फ्रॉम, याद रखिएगा। द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन कहाँ है भाई? सोलर सिस्टम के सेंटर में है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पूरा ये हमारा क्या है? सन है। ठीक है, सन जो है वो पूरे सोलर सिस्टम, देखो जितना भी सोलर सिस्टम है, क्योंकि ये पूरे चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं भाई। ये सन हो गया और सन के चारों ओर जो है वो एक तरीके से सारे प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर एंड ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड, और हर एक जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व अराउंड इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब ऐसे ऐसे देख रहे हो, तो ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट। इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, और ये जो है सन जो है वो नियरेस्ट स्टार है अर्थ के। अगर देखा जाए अर्थ यहाँ पर पहले हो गया मर्क्यूरी, उसके बाद हो गया वीनस, उसके बाद हो गया अर्थ, उसके बाद हो गया मार्स, उसके बाद हो गया जुपिटर, उसके बाद हो गया सैटर्न, फिर उसके बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो इसका मतलब क्या? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। देख रहे हो? तो ये है 4 और 4 मतलब 8 प्लैनेट। और जो लिविंग प्लैनेट आपको देखने को मिलेगा वो अर्थ देखने को मिलेगा, है कि नहीं? कि जहां पर एक तरीके से जीवन है अभी फिलहाल। ठीक है, लिविंग प्लैनेट जहां पर लोग एक तरीके से शानदार तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि स्टार जो मतलब अर्थ के नियरेस्ट कौन है भाई? सन है, जिसका एक तरीके से देखने को मिलता है। The end of the solar system is about 122 astronomical unit away from the sun. ये बोला जाए एंड ऑफ द सोलर सिस्टम, कि यहाँ सोलर सिस्टम एंड हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच का जो टोटल मतलब जो टोटल डिस्टेंस है वो आपको 122 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखने को मिलता है। ठीक है, अभी हमने एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताया, तो यहाँ पर कितना है? 122 है। ठीक है, याद रखिएगा कितना है? 122 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी हो ही गया होगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया कि अगर दोनों की भाई सन और जो इसका पूरा डिस्टेंस है सोलर सिस्टम का वो एक तरीके से कितना है? तो 122 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। क्लियर? यहां तक आई होप सो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आओ भाई आगे इंपॉर्टेंट है आर सोलर सिस्टम क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम में किस किस तरीके से चीजें हैं जिसको समझ के चल सकते हैं। बोला गया सोलर सिस्टम में एक सन है भाई, 8 प्लैनेट है। यहाँ पर प्लूटो जो प्लैनेट है उसको आप बोला गया कि प्लूटो प्लैनेट नहीं है। एंड देयर रिस्पेक्टिव सैटेलाइट, और जितने भी सैटेलाइट है कि नहीं, उनको एक तरीके से हम लोग बोलेंगे कि सोलर सिस्टम में कंप्राइज करते हैं। जो इंटरस्टेलर डेब्रिस सच एज एस्ट्रॉइड्स, डेब्रिस का मतलब जो कूड़ा करकट होता है बहुत सारे। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स हो गया, मलबा जिसे बोलते हैं, मेटेरॉइड्स हो गया, कॉमेट्स हो गया, ये तरीके का एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? कि इंटरस्टेलर डेब्रिस। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं इंटरस्टेलर डेब्रिस? तो एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स और कॉमेट्स। ठीक है, तो ये याद रखना है। द इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसेस, जो एक तरीके से सोलर सिस्टम में जो चार्ज या गैसेस जो मूव करते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिकल चार्ज गैसेस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। उसको क्या? ब्लड वाले प्लाज्मा मत समझ लेना। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा वो नहीं। तो यहाँ पे प्लाज्मा होता है जो इलेक्ट्रिकली जो चार्ज गैस होता है जो सोलर सिस्टम में मूव करता रहता है। ठीक है, इंटरप्लैनेटरी डस्ट पार्टिकल, और क्या रहता है भाई? इंटरप्लैनेटरी डस्ट पार्टिकल। और डस्ट पार्टिकल की वजह से एक तरीके से ग्रेविटी जो रहता है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ग्रेविटी जो है वो एग्जिस्ट करता है। डस्ट पार्टिकल के बिना जो ग्रेविटी है वो एक तरीके से एग्जिस्ट नहीं करेगा। द कंपोनेंट ऑफ सोलर सिस्टम अदर देन द प्लैनेट, कि प्लैनेट के अलावा जो एक तरीके से कंपोनेंट है सोलर सिस्टम में वो कौन कौन से हैं भाई? ड्वार्फ प्लैनेट एंड सैटेलाइट आर कॉल्ड एज स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? स्मॉल सोलर सिस्टम। एस मतलब स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज, तो SSB, तो SSB से याद रखिएगा एक और एस पहले जुड़ जाएगा।
ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो कंपोनेंट सोलर सिस्टम, तो कंपोनेंट सोलर सिस्टम अदर देन द प्लैनेट, प्लैनेट के अलावा जितने भी है, जैसे ड्वार्फ प्लैनेट का सैटेलाइट हो गया, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज एक तरीके से बोलकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट, आगे देखा जाए ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का ओरिजिन कब हुआ, कैसे हुआ, तो यहाँ पर अगर देखा जाए हाइपोथेसिस, क्या बोला गया, हाइपोथेसिस और प्रोफाउंडर। अब प्रोफाउंडर कौन है भाई, ठीक है, तो बोलेंगे वेरियस थ्योरीज वर गिवन टू एक्सप्लेन द ओरिजिन। बहुत सारे लोगों ने अपने राय दिए भाई किसके बारे में, कि सोलर सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ। तो यहाँ पर गैसियस हाइपोथेसिस, कि गैस है भाई वहां पर, गैसियस हाइपोथेसिस किसने बोला, कैंट ने। ठीक है, प्रोफाउंडर याद रखिएगा। उसका निबुला हाइपोथेसिस किसने दिया, क्या ला पैलेस ने या ला प्लेस ने। ठीक है, प्लैनेट, जो प्लैनेटिमल हाइपोथेसिस, क्या बोला गया, प्लैनेटिमल मतलब क्या, प्लैनेटिसिमल, याद रखिएगा, प्लैनेटिसिमल, क्या याद रखना इसको, प्लैटिसिमल ऐसे बोलते हैं। हाइपोथेसिस किसने दिया, प्लैनेट से, कि भाई जो सोलर सिस्टम है वो प्लैनेट का ग्रुप है, वो कैम्बर्टिन एंड मॉल्टन। ठीक है, याद रखिएगा। टाइडल हाइपोथेसिस किसने दिया भाई, सर जेम्स एंड हेरोल्ड जेफरी ने। ठीक है, बाइनरी, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइनरी, फिर गैसियस वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूबुलर वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस HN जो रसल्स है, सुपरनोवा हाइपोथेसिस F हॉयले ने। ठीक है, फिर इंटरस्टेलर, अभी हमने पढ़ा कि डस्ट हाइपोथेसिस किसने दिया भाई, ऑटो सचमिट्स ने। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपोथेसिस, क्योंकि डस्ट होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर ग्रेविटी जो काम करेगा, HL फेन। ठीक है, उसके बाद प्रोटो प्लैनेट हाइपोथेसिस किसने दिया, डॉक्टर वॉन बेंच सैकर एंड के क्यूपर। ठीक है, जी क्यूपर। तो ये याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि भाई अलग अलग लोगों ने अलग अलग ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम के बारे में बात करा। तो ये हाइपोथेसिस है कि जो थेसिस उन्होंने दिया, जो जिस पर रिसर्च करा उन्होंने, कि इस तरीके से ये हाइपोथेसिस पर सोलर सिस्टम वर्क करता है। और दूसरे कौन थे, प्रोफाउंडर, जो कि एक तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। तो ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी थोड़ा बहुत तो हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट। ठीक है, आराम आराम से पढ़ते चलिए, मजा आएगा। अब आप थोड़ा सा सन के बारे में, अब सन के बारे में क्या है, सन के बारे में क्या है, बोला कि सन अकाउंट मोर देन 99% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम। क्या बोला गया, सोलर सिस्टम अगर आपने देखा होगा अभी, मेनली तो 8 प्लैनेट है और एक सन है। ठीक है, 8 प्लैनेट और एक है क्या, सन। तो जो सन है वो मोर देन 99% ऑफ द मास, सोलर सिस्टम जो है उसमें सन का जो मास है वो 99% है पूरे सोलर सिस्टम में। ड्यू टू दिस द सन एक्सर्ट इमेंस ग्रेविटेशनल पुल, और जिसकी वजह से जो इतना मास है तो वो बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इमर्ज करता है। ठीक है, एंड पुल ऑन द प्लैनेट टू कीप देम रोटेटिंग। अब समझो कि यहाँ पर एक तरीके से सन है और यहाँ पर जितने भी प्लैनेट हैं, अब यहाँ पर चूंकि मास बहुत ज्यादा है तो ये इधर हमेशा धकेलता है। अब धकेलेगा तो ये क्या करेगा भाई, धकेलेगा समझते, पुश करेगा, इसीलिए ये रिवॉल्व करते रहते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, ये रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये बात याद रखिए, कीप देम रोटेटिंग अराउंड इट्स डेफिनिट इलिप्टिकल ऑर्बिट, इसीलिए वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। क्यों भाई, क्योंकि 99% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम किसके पास है, सन के पास। और सन जो है वो बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक तरीके से इमर्ज करता है। द सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो सन है वो एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर सिस्टम में, और एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और यहाँ पर क्या आपने पढ़ा होगा भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जो कि कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन इनटू हीलियम इन द कोर ऑफ द सन। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन दैट वी सी इज कॉल्ड अ प्रोटोस्फेयर। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोटोस्फेयर बोलेंगे। एंड अबव द प्रोटोस्फेयर द रेड कलर्ड
क्रोमोस्फेयर, क्या बोला क्या कि द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन, जो सन का ग्लोइंग सरफेस आगे वाला वी सी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोस्फेयर. Above the protosphere is a red colored chromosphere and beyond it, उसके beyond कौन रहता है, मैग्निफिसेंट कोरोना, ठीक है, याद रखना, which is easily visible, जो कि प्रॉपर तरीके से विजिबल होता है ड्यूरिंग द इक्लिप्सेस. जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण देखते हो, सूर्य ग्रहण तो इक्लिप्स में वो दिखाई देता है, ठीक है. हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन, और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जो होता है मेन गैस प्रेजेंट रहते हैं सन में. तो यहाँ पर आपने सन के बारे में समझा. अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा फिगर में मैं लेकर चलता हूँ आपको. तो फिगर में अगर देखो यहाँ पर, तो सबसे अंदर क्या है भाई, हाइड्रोजन बर्निंग कोर है, ठीक है, हाइड्रोजन बर्निंग कोर है यहाँ पर. उसके बाद आपको रेडिएटिव लेयर दिख रहा है, फिर कन्वेंशनल लेयर दिख रहा है, फिर क्रोमोस्फेयर दिख रहा है ये वाला, ठीक है. उसके बाद आपको सन से स्पॉट देखने को मिल रहा है, कुछ कुछ स्पॉट्स जो है. उसके बाद ये वाला अंदर वाला क्या हो गया, प्रोटोस्फेयर, अभी हमने पढ़ा प्रोटोस्फेयर. उसके बाद यहाँ पर जो विजिबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं, ठीक है. तो ये एक तरीके से आपका सन का जितने भी लेयर होते हैं जिसको आपको याद रखना है. द सन हैज अ सरफेस टेम्परेचर ऑफ अबाउट 6,000 डिग्री सेल्सियस. अगर सरफेस ऑफ द सन देखा जाए, सरफेस ऑफ द सन, तो वहां पर कितना टेम्परेचर होता है, 6,000 डिग्री सेल्सियस. मतलब मतलब पता नहीं चलेगा कैसे गल गया, अगर सामने चल गया तो उसे जा तो नहीं पाओगे, है कि नहीं. It takes 20 to 24 million years to complete one cycle revolution around the center of a Milky Way. और मिल्की वे का रिवॉल्यूशन जो करता है सन, वो कितना साल लगाता है, 224 मिलियन ईयर्स एक सर्कल को कंप्लीट करने. सोच सकते हो, मतलब ये बात किया गया, ठीक है. एंड दिस इज नोन एज अ कॉस्मिक ईयर. और जब एक पूरा कंप्लीट कर लेगा 224 मिलियन ईयर्स में, तो उसको हम लोग कॉस्मिक ईयर बोलेंगे, ठीक है. द सन इज क्या 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 13 लाख टाइम्स बिगर देन द अर्थ. देख रहे हो, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, है ना, 13 लाख टाइम्स जो है वो सन जो है बड़ा है किससे, अर्थ से. तो सोच सकते हो कितना जो एनर्जी है वो एमिट करता है, ठीक है, कितना एनर्जी एमिट करता है. The superimposed on the sun's white light are 100 of a dark lines called a Fraunhofer lines. तो बहुत सारे superimpose on a sun's white light में बहुत सारे लाइंस देखने को मिलते हैं. 100 of dark lines, बहुत सारे 100 of dark lines देखने को मिलते हैं. अब जो 100 of dark lines मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, Fraunhofer lines बोलते हैं. Each line indicates the sun element existing as a gases in the solar system. और वो ये डिनोट करता है, जितने डार्क लाइन है वो डार्क लाइन जो डिनोट करता है, डार्क लाइन क्या डिनोट करता है भाई, इंडिकेट क्या करता है, इंडिकेट ये करता है कि एलिमेंट जो है एग्जिस्ट कर रहा है गैस के फॉर्म में, ठीक है, गैस के फॉर्म में. कहां पर, इन द सोलर सिस्टम. तो याद रखिएगा, सोलर सिस्टम में गैस के रूप में वो एक तरीके से देखकर चलता है. बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझकर चलना है. तो आई होप सो थोड़ा सा आपको ये जानकारी जो है वो अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर दिख गया होगा, ठीक है. आगे देखो, अगर कुछ देखा जाए, फैक्ट क्या है भाई, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. देखो यहाँ पर 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, ठीक है. क्या है, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर जो है डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ, सन का, ठीक है. डायमीटर कितना है इसका, यहाँ पर देखो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 13,91,980 किलोमीटर. देख रहे हो इसका डायमीटर ऑफ द सन. टेम्परेचर ऑफ द कोर में कितना, एक तो हमने बोला कि बाहर में रहता है 6,000 डिग्री सेल्सियस. सोचो कोर में देखो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, देख रहे हो 1 करोड़ 50 लाख 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस. सोचो कितना. रोटेशन स्पीड कितना रहता है, 25.38 डेज with the respect of the equator and 33 days with the respect to the pole. तो अगर देखा जाए 25.38 डेज रहता है इक्वेटर के रिस्पेक्ट में और 33 डेज रहता है विथ रिस्पेक्ट ऑफ द पोल्स के रूप में,
ठीक है, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है। टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू रीच ऑन द अर्थ, जो सनलाइट जो होता है अर्थ में कितने बाद जो रीच करता है, तो 8 मिनट 18 मिनट एंड 16.6 सेकेंड में जो होता है वो सनलाइट जो होता है वो एक तरीके से अर्थ तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो ये भी बात थोड़ा सा याद रखना, सनसेट में इंपॉर्टेंट है कि नहीं। आगे देखो थोड़ा सा, आगे अगर देखा जाए कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद द सन, कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो एसोसिएट कर रहे हैं सन के साथ। ठीक है, आगे देखो, आगे अगर देखा जाए कॉन्सेप्ट पहला हो गया सोलर विंड, किसके बारे में, सोलर विंड। द सन इज कंटिन्यूअसली इमिटिंग द स्ट्रीम ऑफ फोटोन्स, ठीक है, सन जो होता है वो हमेशा जो रेगुलरली बेसिस पर फोटोन जो रिलीज करता है सारे डायरेक्शन में, आइदर एज अ स्पाइरल स्ट्रीम, और स्पाइरल स्ट्रीम में अगर कर रहा है, ठीक है, स्पाइरल स्ट्रीम में अगर वो फोटोन्स रिलीज कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, सोलर विंड। और अ बाउंड ऑफ अ incandescent materials called as solar flares, ठीक है। solar flares increases ionization in the upper atmosphere and thus pose a danger of satellite communication। अगर ये ज्यादा हो गया, ठीक है, अगर सोलर विंड ज्यादा हो गया तो एक तरीके से जो सैटेलाइट से कम्युनिकेशन टूट जाता है। ठीक है, एरोरा देखो, एरोरा क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सोलर विंड, जो सोलर विंड का कुछ पार्टिकल्स होता है उसको हम लोग एरोरा बोलते हैं। ठीक है, जो वो रिलीज करता है, ठीक है, सन, ठीक है, उसका जो पार्टिकल है किसका, सोलर विंड का, आर ट्रैप्ड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि किससे ट्रैप होता है, अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वजह से, एंड एंटर्स द अर्थ अपर एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर तक वो रीच करता है एज एरोरा, जिसको ऑरोरा बोलते हैं हम लोग। इट इज डिस्क्राइब्ड एज एरोरा borealis and a northern hemisphere and the aurora australis in the southern hemisphere। तो जो एरोरा एंटर करता है सोलर जो विंड के थ्रू जो निकलता है उसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एरोरा बोरियलिस बोलते हैं, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में उसको एरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक फैक्ट है जो कि याद करना। प्लेक्स एंड सन स्पॉट्स, द क्रोमोस्फेयर्स ऑफ द सन कंटिन्यूअसली चेंजिंग, जो क्रोमोस्फेयर होता है तो हमेशा चेंज होते रहता है। ब्राइट स्पॉट ऑन द क्रोमोस्फेयर, जो ब्राइट स्पॉट है, छोटे छोटे स्पॉट मैंने बताया था ना, बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं, और कॉल्ड जो प्लेक्स, एंड द डार्क स्पॉट्स आर कॉल्ड अ सन स्पॉट्स, जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सन स्पॉट्स बोलते हैं। और जो ब्राइट स्पॉट्स होते हैं, जो ब्राइट देख रहे हो यहाँ पर, तो ब्राइट स्पॉट्स जो होते हैं, एक होता है डार्क स्पॉट, एक होता है ब्राइट स्पॉट। एक मतलब जो पूरा डार्क है, एक है जो थोड़ा सा लाइट है। तो लाइट जो स्पॉट होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेक्स बोलते हैं, और जो डार्क स्पॉट होता है उसको हम लोग सन स्पॉट्स बोलते हैं। तो ये प्लेक्स एंड सन स्पॉट्स याद रखना है, जो कि किसमें होता है, सन के इंटीरियर में देखने को मिलता है। तो सन स्पॉट्स आर कोल्ड, जो सन स्पॉट्स होते हैं वो एक तरीके से कोल्ड होते हैं क्योंकि ब्राइट होता है भाई। ठीक है, एंड डार्क स्पॉट्स ऑन द सन सरफेस विद अ periodicity of 11 years and these spots are greatly influenced by the global climate। और ये ग्लोबल क्लाइमेट इसे देखते हो कि बहुत ज्यादा कभी चिड़चिड़ाए तो धूप, तो डार्क स्पॉट्स ज्यादा होंगे। जब थोड़ा सा कूल होगा ठंडियों के दिनों में तो आपको देखने को मिलेगा वहां पर ज्यादा जो है वो आपको प्लेक्स देखने को मिलेंगे, मतलब लाइट ब्राइट स्पॉट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो है वो आपको समझ में आया होगा। किससे रिलेटेड देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है सन से रिलेटेड। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा भाई, सब सारे नोट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर देखा जाए प्लैनेट के बारे में, प्लैनेट क्या, तो प्लैनेट आर सेलेस्टियल बॉडीज, प्लैनेट क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है, विच आर कंटिन्यूअसली, जो कि कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, अराउंड द सन, एंड आर लाइटेड बाय, और इसको लाइटेड बाय किसके द्वारा, स्टार, और स्टार के थ्रू इनको लाइट एक तरीके से प्राप्त होता है। देयर आर 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, ये तो बात पता ही है, हमने देखा भी। द सीक्वेंस ऑफ द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब क्या, बड़े से छोटा, यहां लिख देता हूं मैं, बड़े से छोटा, असेंडिंग डिसेंडिंग तो होता ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, जुपिटर सबसे बड़ा है भाई, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, फिर अर्थ है, फिर वेनस है,
फिर मार्स है, फिर मर्क्यूरी है। ठीक है, तो ये है तो सिक्वेंशियल अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और सन से डिस्टेंस अगर देखा जाए कि सन यहाँ पर है तो सबसे पहला कौन आता है भाई, मर्क्यूरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ, मतलब थर्ड प्लैनेट, ठीक है, इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, अगर सन के हिसाब से देखा जाए मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ठीक है, तो ये दोनों चीज थोड़ा सा रखिएगा कि अगर साइज के हिसाब से देखा जाए और डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप देख रहे हो साइज के हिसाब से तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देख रहे हो तो 1 2 3 4 5वें स्थान पर आ रहा है, और अगर असेंडिंग ऑर्डर में साइज के हिसाब से देखोगे तो 1 2 3 चौथे स्थान पर आ रहा है अर्थ, है कि नहीं। असेंडिंग में तो छोटे से बड़ा तो छोटा ये फिर ये चौथा आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। वैसे सन के हिसाब से अगर देखा तो मरकरी, वेनस, अर्थ आएगा, लेकिन यहाँ पर मरकरी आता है, फिर मार्स आता है, फिर वेनस आता है, फिर अर्थ। ठीक है, तो अर्थ भी काफी बड़ा है, ये बात तो पता ही होगा आपको, है कि नहीं। अब अगर थोड़ा सा देखा जाए जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट में अगर देखा जाए तो इनर जो प्लैनेट होता है, आउटर प्लैनेट, दो टाइप के प्लैनेट होते हैं भाई, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। जो इनर प्लैनेट होते हैं उसमें मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ये क्या है, इनर प्लैनेट है। आउटर प्लैनेट कौन है भाई, इंक्लूडिंग जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये क्या है, आउटर प्लैनेट। अब अगर देखा जाए इनर और आउटर के बीच में पर्टिकुलर डिस्टेंस, दे आर कॉल्ड एज अ टेरेस्ट्रियल एंड अ रॉक प्लैनेट। जो इनर प्लैनेट को हम क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल या फिर रॉक प्लैनेट बोलते हैं, एंड दे आर नियरर टू द सन। और ये जनरली क्या होता है, इनर प्लैनेट जो है सन के नियरर होता है। अगर आउटर प्लैनेट के बारे में, दे आर कॉल्ड अ जोवियन और गैसियस प्लैनेट, इसमें गैसियस प्लैनेट बोलेंगे, और ये फार अवे फ्रॉम द सन, और ये सन से दूर है। देखो जैसे देखो मर्क्यूरी होता है, फिर वीनस होता है, फिर आपको मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये चार है जो कि सन के नजदीक है। बाकी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आउटर प्लैनेट है जो कि बाद में आते हैं। दे हैव अ वेरी फ्यू नेचुरल सैटेलाइट, इनके पास बहुत कम जो नेचुरल सैटेलाइट देखने को मिलेगा, और मून और सैटेलाइट, या तो सैटेलाइट मिलेगा ही नहीं, ये तो कुछ 1-2 सैटेलाइट जो है देखने को मिलता है। दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट, लेकिन आउटर ऑर्बिट में जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून में बहुत लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट देखने को मिलेगा, और इसमें मून्स देखने को आपको मिलेंगे। दे हैव द कोर मोल्टन रॉक्स, इसमें क्या मोल्टन रॉक्स एक तरीके से दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, मोल्टन रॉक्स, एंड दे आर फॉर्म्ड मेनली ऑफ ग्लासेस। यहाँ पर क्या, ये जो आउटर प्लैनेट है ग्लासेस है, या फिर स्मॉल रॉकी कोर, यहाँ पर मोल्टन रॉक, यहाँ पर रॉकी कोर से बने रहता है। ठीक है, दे मूव फास्टर एंड हैव अ शॉर्टर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ये क्या है कि ये मूव फास्टर करते हैं और शॉर्टर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है, एंड दे मूव रादर स्लोली एंड हैव अ लॉन्गर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, और यहाँ पर रेवोल्यूशन जो होता है इनका बहुत लंबे समय तक चलता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझकर चलना है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो शानदार तरीके से हमने अभी तक यहाँ प्लैनेट के बारे में समझ लिया। अब कल हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि भाई अर्थ क्या होता है, मार्स क्या होता है, ठीक है, यूरेनस क्या होता है, नेपच्यून क्या होता है, प्लूटो क्या होता है, उनके बारे में हम लोग पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।